नहीं, यह बात सही है कि पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। पहले तो नगर परिषद था, तो सहरसा में तो विकास पहले से हुआ है और सरकार के स्तर से भी और नगर परिषद के भी स्तर से विकास के काम हुए। देहात से लोग अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए चाहते हैं कि शहर में मेरा भी घर हो। छोटा छोटा गली में सड़क है, उसमें नाला बन नहीं सकता, नाला बन जाएगा तो फिर लोग जाएंगे कैसे? तो उस हो के पानी की निकासी नहीं होती है। हाँ, लेकिन जनता को भी सोचना पड़ेगा। जनता को है कि हमको सारी सुविधा चाहिए, लेकिन 1 इंच भी अपना ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। गंदगी नगर परिषद साफ करे, लेकिन हम उस गंदगी को सड़क के बीच पर फेंकेंगे ही। आप देखिएगा, यदि उनके विपक्ष में कोई बोलेगा तो उसके घर में रेड हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहाँ ना CBI जाती है, ना ED जाता है। अब देखिएगा कि इन लोग के आतंक भी कह सकते हैं या अधिक होगा, तो इन लोग के व्यवहार से सारे लोग दुखित हैं। इसीलिए कि जिस तरह से सत्ता चलाने के लिए ED को CBI का उपयोग कर रहे हैं। जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम सोचेंगे यह नहीं कि हमको सड़क को गंदा नहीं करना है या कहीं भी गंदा नहीं करना है, तब तक कैसे वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा। एक भी गांव में यदि जाइएगा तो सभी जगह आप गाड़ी से जा सकते हैं, सभी जगह पक्की सड़क है। और अब बिहार के ऐसा कोई गांव नहीं है, शाम में घूमिएगा जिसमें बिजली का बल्ब नहीं जल रहा है। जनता को पैसा देंगे, हम वोट लेंगे, पहले से कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जन मतदाता बुड़बक नहीं है, उसको निराश होना पड़ेगा। उसका सारी धोती रुपया पैसा सब उसका व्यर्थ जाएगा। सभी से अपील है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और अच्छे लोग को चुन के लावें, जिससे विकास की कल्पना की जा सकती है। दिनेश चंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर, आप जदयू से, आप सहरसा जिले से आप सांसद हैं। सर बताइए सर, अभी आपके इस जिले में प्रथम बार जो सहरसा जिला जो है नगर निगम बना है और जनता का विकास के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहे हैं और जनता ने तभी आपको सांसद भी बनाया था। क्या कहना है सर आपने सहरसा जिले के बारे में और विकास कार्य के बारे में? नहीं, यह बात सही है कि पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। पहले तो नगर परिषद था और नामांकन वगैरह हो गया, स्क्रूटनी भी इसका हो गया। आज और कल विड्रॉ का तिथि निर्धारित, और उसमें से जब जो लोग बचेंगे तो उसको सिंबल मिलेगा, लोग प्रचार में जाएंगे। तो सहरसा में तो विकास पहले से हुआ है और सरकार के स्तर से भी और नगर परिषद के भी स्तर से विकास के काम हुए। लेकिन आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, चूँकि यह डिविजनल सिटी है, कमिश्नरी का टाउन है, तो देहात से लोग अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए चाहते हैं कि शहर में मेरा भी घर हो। और घर तो ज़मीन खरीद लेते हैं। जब घर बनने की बात होती है तो अपने ज़मीन में नगरपालिका एक्ट के अनुसार भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसी का परिणाम है, घर तो काफ़ी बन गया, आबादी काफ़ी बस गई, लेकिन उसमें ठीक से सड़क नहीं बन सका, ड्रेन नहीं बन सका। तो यह सब परेशानी पहले से है। अब तो सरकार चाहेगी कि उसको हम बड़ा नाला बनावें, चैनल बनावें, उसमें काफ़ी राशि इसमें लगेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, 4 साल पहले बहुत बाढ़ आया था, तो सभी सड़क पर प्रायः पानी लग गया था। तो उन्होंने पदाधिकारियों का टीम भेज के उसको सर्वे करा के और 54 करोड़ रुपया नाला निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृत की थी और बुडको के द्वारा नाला निर्माण भी हुआ। लेकिन वह हुआ शहर के आधे हिस्से में कहा गया कि दूसरे चरण में इसको लेंगे। तो हम लोग प्रयासरत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहें कि वह भी राशि दीजिए, जो दूसरा हिस्सा है कम से कम जो रोड फ्री है उसमें अच्छा नाला बन जाए।
तो छोटी छोटी नालियाँ उसमें जुटते जाएगी। तो कोशिश तो हम लोग करते हैं कि जो जनता कम से कम परेशान हो। कम से कम। हाँ, लेकिन जनता को भी सोचना पड़ेगा। जनता को है कि हमको सारी सुविधा चाहिए, लेकिन 1 इंच भी अपना ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। गंदगी नगर परिषद साफ करे, लेकिन हम उस गंदगी को सड़क के बीच पर फेंकेंगे ही। अभी हो रहा है डोर टू डोर सफाई का स्कीम चल रहा है। तो नगर परिषद ने व्यवस्था कराई है कि सुबह सुबह सभी वार्ड में सभी घर के सामने उसके कर्मचारी जाते हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि भाई जो गंदगी आपका है किसी चीज़ में पेपर वगैरह में लेके उसको रख दीजिए, और फिर नगर पालिका का जो कर्मचारी आता है उसको उठा के अपने गाड़ी में देके उसको हटाता है। लेकिन उसमें है कि 30 रुपया महीना, एक रुपया प्रतिदिन उसको देना है। लेकिन उसमें भी लोग देने के लिए बहुत लोग नहीं देते हैं, बहुत लोग हैं देते ही हैं। लेकिन सरकार तो व्यवस्था चला रही है और नगर परिषद भी तत्पर है। अब रात में सफाई होती थी, पहले दिन में होता था तो सुबह में झाड़ू लगता था, 9 बजे में दुकान जब खुलता था तो दुकान का सारा गंदगी साफ करके फिर रोड पर दिया जाता था। इसीलिए यह निर्णय हुआ कि जब रात में सभी दुकान बंद हो जाए तो रात में भी उसको सफाई किया जाए। अधिक घूमिएगा तो कहीं न कहीं कर्मचारी आपका मिलेगा रोड पर सफाई करते हुए। लेकिन जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तो फिर सरकार के द्वारा ही सभी काम हो, ठीक से हो, यह हमको लगता है उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। सफाई वगैरह चल रहा है। सर, ये तो बहुत ज़रूरी बात है आपने बताई कि यहाँ पे आबादी भी सहरसा ज़िले में बढ़ी है। लोगों का यहाँ पे जो पलायन होकर के लोग यहाँ पे आए हैं, मकान बनाए हैं। सर, एक अहम सवाल ये भी कि जैसे आप यहाँ पे जदयू से सांसद रहे सर, आपने भी इस इलाके में बहुत कार्य किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जनता का कहना है कि वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे 50% और यातायात और ओवर ब्रिज, इस पर क्या कहना है सर आपका? नहीं, हम तो पहले बता दिए कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है सो छोटा छोटा गली में सड़क है, उसमें नाला बन नहीं सकता। नाला बन जाएगा तो फिर लोग जाएंगे कैसे? तो उस हो के पानी की निकासी नहीं होती है। और राज्य सरकार ने दिया जो राशि 54 करोड़, उसके लिए बड़ा बड़ा नाला बन गया, बड़ा नाला। हाँ, तो जिधर से बना उधर के लोग तो उसमें टैग कर दिए अपने अपने नाला को, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें के राशि के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम आग्रह किए हैं मुख्यमंत्री जी से, यदि वह राशि देगी तो फिर उसको भी उस राशि को यूज करके नाला बनाया जाएगा। यानी बचा जो काम है वो उसका निस्तारण कर दिया जाएगा वो। हाँ, किया जाएगा। हाँ। एक अहम सवाल सर ये किया जाएगा, जैसा कि आपके जो आदरणीय आपकी जो धर्मपत्नी है रेणु सिन्हा जी, वो चेयरमैन भी रही हैं और जनता ने काफ़ी समर्थन और प्यार और आशीर्वाद दिया, तो 3 बार रही हैं। इस बार मेयर के लिए कंटेस्ट कर रही हैं सर, तो क्या आपको लग रहा है जनता का इस बार 4थी बार रेणु जी को लेकर के आ रही हैं, क्या कहना है सर? नहीं, जनता का तो समर्थन मिलेगा ही, इसीलिए मिलेगा कि पहले भी रेणु जी 1980 से नगर पालिका का सदस्य रही है और बीच बीच में उस चेयरमैन भी रही। पहले नगर पालिका था, फिर नगर परिषद हो गया, चेयरमैन हुई और उसके बाद अध्यक्ष का पद रिजर्वेशन में चला गया अत्यंत पिछड़ी जाति में। तो उसमें इन्हीं का आदमी 2 टर्म चेयरमैन रहा। तो फिर जब फ्री हुआ सीट तो फिर यही चेयरमैन हुई। और यह जो वार्ड है जहाँ से वार्ड सदस्य चुनाता है, सदा अनकंटेस्ट चुनती रही है। तो चूँकि पहली दफ़े नगर निगम हुआ तो हम तो सांसद हैं, नहीं भी लड़ती तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि उनका अधिकार है, जब और लोग लगेंगे थी तो चेयरमैन वर्तमान है ही नगर परिषद की थी, तो इसीलिए नगर निगम में भी लड़ना चाहिए, इसीलिए नगर निगम में लड़ रही है। सर, एक अहम सवाल ये किया जाएगा कि जैसे आपका क्या कहते हैं, आजकल जो आपके विरोधी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्र में, भाजपा और कमल की बात कर ले तो आदरणीय सीएम साहब हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी पूरे भारत में सभी
को एकजुट कर रहे हैं कि इस बार मोदी और कमल को और बीजेपी को और आरएसएस को सबको साइड करना है, ठिकाने लगाना है, तो क्या कहना है सर इस पे? देश में भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, सत्ताधारी है और हम लोग विरोध पक्ष में हैं। जी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह घूम रहे हैं, सभी लोग को बात कर रहे हैं। अब देखिएगा कि इन लोग के आतंक भी कह सकते हैं या अधिक होगा, तो इन लोग के व्यवहार से सारे लोग दुखित हैं। इसीलिए कि जिस तरह से सत्ता चलाने के लिए ईडी को, सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। आप देखिएगा यदि उनके विपक्ष में कोई बोलेगा तो उसके घर में रेड हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहाँ ना सीबीआई जाती है ना ईडी जाता है। तो सोचते हैं कि भय दिखा के हम सबको दुरुस्त रखें। सर, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये चलन एक नया ट्रेंड जो आप लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई, और अभी तेजस्वी यादव उप डिप्टी सीएम, उनको भी अभी उनकी सीबीआई ने समन कर रखा है अभी 25 तारीख को। तो क्या पहले और अब में राजनीति में परिवर्तन आया है? डर का नहीं, परिवर्तन ही नहीं आया। मतलब इस तरह से घिरौना परिवर्तन आना भी नहीं चाहिए। अब जहाँ लालू जी का सवाल है, जिस मामले में बार बार ईडी और सीबीआई अभी रेड कर रहा है और उनके समर्थक या रिश्तेदार जहाँ मन होता है कुछ कुछ दिन छोड़ के वहाँ उसके घर को घेर के उस पर उसको सर्च करता है। तो इस मामले को जो सीबीआई रिपोर्ट दिया था, कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। लेकिन फिर से सीबीआई चला गया कि नहीं, उसमें कुछ तथ्य रह गया है, उसको हम उसका जांच करेंगे। तो उसको परमिशन मिल गया। तो परमिशन मिल गया तो जांच का तो तरीका न है कि जांच आप करिए, लेकिन उसी बहाने टॉर्चर आप कीजिएगा कि तुरंत जाके प्रधानमंत्री जी के पैर में लिपट जाइए। यह तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है, ना ईडी को ना सीबीआई को। सीबीआई पर तो आम लोगों की धारणा है कोई मामला नहीं सुलझता है तो सभी लोग कहते हैं इसकी जांच सीबीआई से। जब सीबीआई इस तरह से करने लगेंगे, सीबीआई की साख गिर जाएगी, तो फिर लोगों को विश्वास कहाँ रहेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर, एक अहम सवाल अब ये किया जाएगा आखिर में, एक अहम सवाल ये है कि जिस तरह से आपकी अभी हमने एक मीडिया जगत में ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टर्म सुना जा रहा है, वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और राज्य में भी सरकार बनाई है भाजपा की और केंद्र में तो मोदी जी हैं ही, और आजकल नगर निगम में भी ट्रिपल इंजन की बात होती है। तो अगर हम दिनेश चंद्र यादव जी से ये पूछे कि बिहार में आपकी क्या कहते हैं सरकार है, नीतीश बाबू जी की सरकार है, सुशासन बाबू की, और आप भी पुराने तजुर्बे अनुभवी आप राजनेता हैं और आप समाजसेवक भी हैं, और सहरसा जिले में आप यहाँ पे सांसद भी हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आदरणीय भाभी जी भी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रही हैं। अपने नगर निगम की बात कर ले, नगर पालिका, नगर परिषद की बात कर ले, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने से हम आपकी बात कर रहे हैं, तो क्या आगे भविष्य में या कुछ समय में जिस तरह से पूरे भारत में स्वच्छता में, साफ सफाई में इंदौर जो सिटी है नंबर 1 पे आता है, तो क्या आप लोगों के भरसक प्रयास से और मेहनत से आप लोग सहरसा जिले को एक स्वच्छ और सुंदर जिला और नगर निगम में आप नंबर 1 पे लाने की आपकी कोशिश होगी सर? क्या कहें? नहीं, प्रयास तो होता ही है, लेकिन वह आम जनता पर निर्भर करता है। जहाँ इंदौर की बात आप किए, तो हम लोग तो बराबर पार्लियामेंट्री कमेटी में वहाँ जाते हैं, तो लोगों में जागरूकता भी है। लोग यदि कुछ कागज़ के ठोंगा में खा रहे हैं तो वहाँ यदि उसको फेंकना है तो गाड़ी में रखे रहेगा, जहाँ डस्टबिन देखेगा उतर के उसमें रखेगा। लेकिन जहाँ अब देखिएगा बहुत जो इलाका है, पानी बोतल से पी लिया, खिड़की शीशा को हटा के गाड़ी से उसको सीधे रोड पर फेंक दिया, तो उसमें जो सरकार हो चाहे नगर निकाय हो, तो किसी तरह से पूर्ण स्वच्छ नहीं रख सकता है। तो प्रयास तो करता ही है, साफ सफाई करता है, अन्य सुविधा लोग देने के लिए तैयार है। तो यह तो हम लोग अपील पहले भी जनता से करते हैं, इसमें सहयोग करिए। सिर्फ सहयोग उस तरह से कीजिए कि स्वयं आप गंदगी नहीं फैलाइए। यदि किसी कारणवश कहीं गंदगी फैल गई है तो नगर परिषद उसकी सफाई कराएगा,
लेकिन यदि सोच लीजिएगा कि हमको गंदगी फैलाना है, उसका काम है सफाई करना, तो शहर तो बिल्कुल स्वच्छ नहीं होगा। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नागरिक को ही जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम सोचेंगे यह नहीं कि हमको सड़क को गंदा नहीं करना है या कहीं भी गंदा नहीं करना है, तब तक कैसे वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा। साउथ में जो हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो वो जो डस्टबिन फेंकने वाला होता है, देखते हैं कि उठा के समेट के सब लोग वहाँ जाके देता। लेकिन हम लोग को थोड़ा ये होता है बोलने में कि हम यदि यहाँ ट्रेन में जाएंगे, सफ़र करेंगे, तो चिनिया बादाम ले लेंगे, फोड़ के खाएंगे और उसका पूरा डस्ट को उसको गिराते जाएंगे। तो जब तक लोग नहीं जागरूक होगा तो सरकार कितना कर सकेगा। इसलिए आम लोग को भी जागना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग का भी शहर इंदौर की तरह हो जाए। तो उसके लिए इंदौर तो बसा प्लानिंग के आधार पर बसा। उसकी सड़क तो आप देखे ही हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, मेन रोड है, बगल से आपको सर्विस लेन में भी उसका बसा हुआ है। उसके बगल में जगह छोड़ के तब शॉप वगैरह दुकान बना हुआ है, नाली की भी व्यवस्था है, तो वह तो स्वच्छ रहेगा ही। लेकिन यहाँ सड़क बनेगा, उस पर उसके सट के आप दुकान बना दीजिएगा, तो कहाँ से उस सड़क स्वच्छ होगा। अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, अतिक्रमण तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि हम कहें कि जनता जब तक सजग नहीं होगा तब कैसे होगा। यही शहर प्लानिंग के आधार पर यदि बसता तो इसका स्वरूप दूसरा होता। लेकिन यह तो पहले से जो छोटा शहर था, सब डिवीज़न था, फिर जिला हुआ, फिर कमिश्नरी हो गया, लोग आते गए, बसते गए। नगर पालिका कहते रहा कि भाई नगर पालिका एक्ट के अनुसार दोनों आदमी जगह छोड़ के अपना बनाइए, लेकिन उस पर अमल उस तरह से नहीं हुआ। इसलिए आबादी तो बहुत बस गई, लेकिन उसमें गली जो है बहुत संकीर्ण है। सर, सवालों को थोड़ा सा और एक अहम सवाल और किया जाएगा सर, कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सर जो सहरसा ज़िले में यादव जो कम्युनिटी है जाती है और राजपूत जो कम्युनिटी है, तो यहाँ पे पकड़ दोनों बिरादरी की, दोनों कास्ट की एक अच्छी पकड़ है। और इस बार अभी देखें कि अभी विपक्ष यानी जो केंद्र की जो सरकार है उनके तरफ से निशाना उठ रहा है। अभी आपके आनंद मोहन जी जेल से रिहा हुए हैं, तो नीतीश बाबू पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि भैया ये इन्होंने इनको जेल मैनुअल में परिवर्तन करके संशोधन करके निकलवा दिया। और हम ये देखते हैं कि राजपूत और यादव का सहरसा जिला में एक पकड़ है। तो इस बार आप लोग लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा इस बार विपक्ष को आप लोग झटका देने वाले हैं। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, स्थानीय लेवल पर उस तरह की बात नहीं होती, लेकिन मीडिया के साथ ही लोगों के मुंह में आवाज़ देके इस तरह से उनसे जवाब ले लेते हैं कि वही लगता है लोगों की बहुत वहाँ कुछ हो रहा है। यादव की भी संख्या है, राजपूत की भी संख्या है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे जात नहीं है, दूसरे जात भी अधिक संख्या में इस इलाके में। और यह इलाका जो है मूल रूप से राजनीतिक चेतना है। जो लोग किसी दल में हैं तो अपने अपने लिए वो काम करते हैं, तो उसको यह नहीं मतलब है कि उस जाति के जो हमारे जाति के आ गए तो हम अपना दल छोड़ के उसमें चले जाएंगे। इस इलाके में नहीं होता है उस तरह से। इसीलिए सभी लोग में भाईचारा बना हुआ है, सभी लोग अपने अपने काम में रहते हैं, और वैसी बात नहीं है कि उसको बड़े पैमाने पर जोड़ के हम उसको देखें और उसको चलावें, ऐसी बात यहाँ नहीं। अब लास्ट में सर एक ये सवाल, क्योंकि नगर निगम का इलेक्शन है और मैडम अपना मेयर के लिए अपना कंटेस्ट कर रही हैं, अपने इलाके की देवतुल्य जनता से, सहरसा जिले की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, जनता से तो नगर निगम का क्षेत्र सीमित है जी। और उसमें जो अभी चुनाव हो रहा है तो सभी से अपील है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और अच्छे लोग को चुन के लावें, जिससे विकास की कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं करें कि जो विकास से कभी दूर का भी रिश्ता नहीं है, वैसे लोग को लाने से तो फिर समाज का विकास कैसे हो सकता है। अब तो चुनाव है, चूँकि पहली बार यहाँ
चुनाव हो रहा है और मेयर उपमेयर का चुनाव सीधे तरीके से हो रहा है, जनता उसको चुनेगी। पहले होता था कि वार्ड कमिश्नर चुनाते थे, उससे मेयर और उपमेयर चुनता था, लेकिन इस बार सभी जनता उसको चुनेगी। तो पहली बार है, इसीलिए खट्टा मीठा को भी लोग नहीं सोचा कि हमारा क्या नतीजा निकलेगा। जो जिधर से आया नामांकन कर दिया, 29 उम्मीदवार इसमें हो गए। उसको समाज में उसकी स्थिति बहुत लोगों की लोग जानते हैं। कोई ज़मीन का ब्रोकरी कर रहा है, कोई शराब का ठेकेदार था, कोई इस तरह से गलत फलत काम में भी जो लगे हुए थे, जिसको कोई जनाधार नहीं, वह भी कहता है कि हम अपना पहचान बनाएंगे। उसको यह समझ नहीं है कि इतने लोग हैं कि उसको यदि 2, 4 या 1000 वोट आएगा तो अभी जो लोग पूछता है कि अमुक आदमी फलना आदमी है, उसको भी लोग भूल जाएगा। तो चूँकि पहली बार हो रहा है, खट्टा मीठा समझा नहीं, वोट का महत्व नहीं समझा, या तो मिनी विधानसभा हो गया। 80 में हम शुरू किए थे विधानसभा चुनाव लड़ना सिमरी बख्तियारपुर से, तो उस समय में 2 लाख ही पूरे विधानसभा में मतदाता था। इस बार 1,76,700 समथिंग मतदाता है। तो सोच सकते हैं कि एक तो मिनी विधानसभा इसको कह सकते हैं, सीधे जनता चुनेगी। तो बहुत लोग ऐसा है, ब्रोकर ज़मीन का दलाली करने वाला जो अनावश्यक राशि है, वो पूछता है कि हम जनता को पैसा देंगे, हम वोट लेंगे। पहले से कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जन मतदाता बुड़बक नहीं है, उसको निराश होना पड़ेगा। उसका सारी धोती रुपया पैसा सब उसका व्यर्थ जाएगा। लोग तो चुनाव में अपना भला खुद सोचते हैं और उसी तरह का निर्णय और परिणाम यहाँ आएगा। जी सर, आपने इतना समय दिया दिनेश जी, और आप बहुत ही पुराने, आप समाज सेवक और राजनेता है, जमीनी नेता हैं सर, और काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में हैं। बेबाकी के साथ सर आपने न्यू इंडिया न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया। सर एक हमारी क्या कहते हैं, एक बचपन से हमारे दिल में बिहार के लिए एक सवाल था सर, और हमने ये सोचा था कि जब भी अगर हमें कोई बिहार की राजनीति में कोई बड़े नेता और जो ज़मीनी नेता अगर मिलेंगे तो उनसे हम ये सवाल, अपने दिल की बात हम ज़रूर पूछेंगे। मैं बचपन से आज़ाद कबीर मेरा नाम है। मैं पहली मर्तबा जब दिल्ली से अपनी मातृभूमि बिहार में आ रहा था ट्रेन से, तो मेरी नज़र पड़ी थी, मेरी उम्र कम से कम उस वक्त 12 से या 14 साल होगी। तो मैंने खिड़की के बाहर मैंने देखा कि जो बिहार की जो भूमि है, ज़मीन है, धरती है, वो बहुत बड़ी ज़मीन है। और वहाँ पे मुझे 2 ही चीज़ नज़र आई कि बिहार की ज़मीन सिर्फ बंजर खाली खाली दिख रही थी, और मेरे दिमाग में 2 ही बात आई कि यहाँ पे काश यहाँ पे सिंचाई, पानी और बिजली की व्यवस्था अच्छी होती। तो उस प्रकरण में जिस तरह से हरियाणा और जिस तरह से पंजाब और उत्तर प्रदेश ने हरित क्रांति करी, तो हमारे यहाँ के निवासी, हमारी यहाँ की बिहार की जनता को बाहर पलायन के लिए, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता। क्योंकि सर आप बहुत पुराने सीनियर नेता हैं, लीडर है, समाज सेवक है, राजनेता हैं, आप पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आप रहे हैं, बहुत चीज़ आपने देखा है सर। तो आज 2023 में सर क्या स्थिति है, क्या कहना है सर, इस चीज़ का जवाब आप दीजिए हमारे सवाल का, आखिरी सवाल है। देखिए, बिहार में जो आप देखते हैं ज़मीन वगैरह को, तो बिहार में तो परेशानी भी है। परेशानी यह है कि उत्तर बिहार जो है वह बाढ़ के चलते डूबा हुआ रहता है। दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ से परेशान है। सरकार तो व्यवस्था करती है, और यह बात जो आपने कहा कि हरियाणा में अच्छी व्यवस्था है सड़क की और सिंचाई की, बिजली की, तो बिहार, हरियाणा, पंजाब और यूपी, हाँ, तो उससे कम बिहार नहीं है। बिहार में आज के दिन में देखिएगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक भी गांव में यदि जाइएगा तो सभी जगह आप गाड़ी से जा सकते हैं, सभी जगह पक्की सड़क। और अब बिहार के ऐसा कोई गांव नहीं है, शाम में घूमिएगा जिसमें बिजली का बल्ब नहीं जल रहा है। बिहार में पहले नहीं रहता था बिजली भी सब जगह नहीं लगा हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने एक योजना चलाई कि हर घर को बिजली, तो आज के दिन में सभी घर में बिजली लग गई। जहाँ रहा सिंचाई का सवाल, तो सिंचाई की सुविधा भी है, तो उस इलाके में यदि बाढ़ आ जाता है तो उसका नहर वगैरह कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो वह भी हो गया। लेकिन लोग बाहर में बैठे बैठे कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार तो आके देखने की चीज़ है। जो पहले आया
जी। अब देखेगा तो तब न तुलना करेगा बिल्कुल सही बात। कि जब पहले देखा नहीं अब आके कहेगा कि बिहार में कुछ नहीं है। तो आखिर बिहार कोई राज पिछड़ा हुआ उसको देखने का मापदंड क्या है? तो देखेगा ना गांव में पक्की सड़क है कि जी। नहीं, गांव में बिजली है कि नहीं, जी। तो यह सब आके देखेगा। हाँ। यदि यह है तो उसको पिछड़ा या आप कैसे कहिएगा? बिल्कुल सही बात। लेकिन किसान खेती करते हैं, परेशानी भी होती और कई तरह का कष्ट है यहाँ, तो सरकार तो उसको करने के लिए हर हमेशा तत्पर है। और किसान भी चाहते हैं कि हमारा उत्पादन हो, हमारा खेती अच्छा हो। जी। लेकिन कभी कभी परेशान लोग हो जाते हैं कि पथले गिरने लगता है तो सब फसलें चूर हो गया, अतिवृष्टि हो गई, उसमें भी काफ़ी बर्बादी हो जाती है। लोग जो बिहार के लोग भी हैं वो बाहर जाके कहते हैं कि हरियाणा बहुत अच्छा, बिहार बहुत पीछे है। तो इसीलिए यहाँ के लोग भी अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं। तब धारणा जो लोग का है वो धारणा लोगों का और प्रबल होते जाता है। लेकिन बिहार में जो कुछ चाहिए आज के दिन में कम नहीं है। हम समझते हैं कि हजारों बड़ा बड़ा पुल बिहार में बना होगा और बड़ी बड़ी सड़क बनी, तो यही बिहार है। पहले नहीं था तो आज के दिन में है। सभी जगह बिजली लग गई, सभी लोग बिजली में रहते हैं। यदि बिजली नहीं रहता तो बिहार का डाटा आप देख लीजिए कि करोड़ों में मोबाइल है लोग के पास में, तो आखिर चार्ज कहाँ से हो रहा है? बिजली है तब न चार्ज करता है। तो बिजली तो है ही, लेकिन हम लोग को बदनाम करने के लिए भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही सब जब बोलता है जाके आगे में, तो बाहर के लोग को होता है कि सही बिहार बहुत पीछे है। इसीलिए ना मुख्यमंत्री जी या सभी पार्टी के लोग मांग किए थे भारत सरकार से कि जो हमारे यहाँ कल खाना उद्योग नहीं है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो यदि दर्जा दीजिएगा तो जो उद्योगपति आएंगे उसको टैक्स में छूट मिलेगा, ज़मीन में भी छूट मिलेगा, तो लोग आएंगे बाहर से उद्योग लगाएंगे इस लोभ में, तो यहाँ के लोग को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन कितना कहते कहते सो वह सुविधा बिहार को नहीं मिली। और बिहार का जो देखिएगा आबादी का घनत्व जितना है दूसरे स्टेट का नहीं है। यहाँ तो आबादी का घनत्व बहुत है, इसीलिए उसमें गरीबी भी है, पिछड़ापन है। तो उसको तो भारत सरकार को देखना चाहिए। उसका सब स्टेट विकसित होगा तब न वह विकसित राष्ट्र कहलाएगा। तो उसके अपोजिशन में जो है उसको पस्त करो, जो उसके हाथ में है उसी में सारा फंड दो, पैसा दो, यह उचित नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यू इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे जदयू से सहरसा जिले से सांसद हमारे यादव जी को आप सुन रहे थे, दिनेश चंद्र यादव जी को आप सुन रहे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी के साथ न्यू इंडिया न्यूज़ के एक सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।